स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चल रहे हैं। यमन में 2 साल से अधिक समय से जारी संघर्ष विराम अब टूटने की कगार पर दिखाई दे रहा है। सना एयरपोर्ट पर हुए हमले और उसके जवाब में हुती के मिसाइल ड्रोन हमलों ने पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। इस टकराव के पीछे सिर्फ यमन की राजनीति नहीं, बल्कि ईरान और सऊदी अरब की क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता भी अहम वजह मानी जा रही है। आखिर कैसे एक विमान से शुरू हुआ विवाद पश्चिम एशिया में नए संघर्ष की आहट बन गया? देखिए हमारी ये रिपोर्ट और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। कई सालों से सऊदी अरब और यमन के हुती समूह के बीच चला आ रहा संघर्ष विराम अब दरकने लगा है। यूं तो क्षेत्र में वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा में ईरान का समर्थक होने के कारण हुती और सऊदी अरब के बीच सीज फायर के बावजूद तनाव बराबर बना हुआ था, लेकिन सोमवार को अचानक ये गहरा गया जब ईरानी एयरलाइन महान एयर का एक विमान यमन के हुती नियंत्रित शहर सना पहुंचा। विमान ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के जनाजे में शिरकत करने गए हुती समूह से जुड़े प्रतिनिधिमंडल को लेकर वापस लौट रहा था, लेकिन सऊदी समर्थित यमन के दूसरे हिस्से की सरकार को शक था कि इसकी आड़ में हथियार, मिसाइल के पुर्जे या ईरानी सैन्य विशेषज्ञों को पहुंचाया जा रहा है। बस इसी संदेह के आधार पर यमनी सरकार ने सना हवाई अड्डे के रनवे पर हमला कर दिया। हालांकि जहाज दूसरे हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतर गया, लेकिन हुती ने सऊदी अरब पर हमले का आरोप लगाते हुए जवाबी कार्रवाई की। हुती ने सऊदी के दक्षिण पश्चिम में स्थित अबहा हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया। इसके साथ ही हुती के प्रवक्ता याह्या सरी ने सभी एयरलाइंस को सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र के ऊपर से उड़ान नहीं भरने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जब तक सना हवाई अड्डे पर लगी पाबंदियां नहीं हटाई जाती, तब तक ये चेतावनी जारी रहेगी। इसके बाद से इलाके में तनाव बढ़ गया है। दरअसल इस समय यमन 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक पर सशस्त्र राजनीतिक और धार्मिक समूह हुती का नियंत्रण, तो दूसरे पर सऊदी अरब समर्थित यमनी सरकार का, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मान्यता भी हासिल है। 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान जब राजनीतिक संकट गहराया तो 2014 में हुती समूह ने सना समेत दूसरे हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इसकी राजधानी सना है, जबकि दूसरी सरकार अदन शहर से चलती है। जब दक्षिणी पड़ोसी यमन में क्षेत्र का प्रतिद्वंद्वी मुल्क ईरान समर्थित समूह मजबूत होने लगा तो सऊदी अरब की चिंता बढ़ने लगी। 2015 में सऊदी अरब ने अन्य खाड़ी देशों के साथ यमन में सैन्य अभियान शुरू किया। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग विस्थापित हुए और यमन में दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक संकट पैदा हुआ। लेकिन सऊदी अरब अपना लक्ष्य हासिल करने में विफल रहा। उल्टे उसके शहरों और तेल ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले बढ़ते गए। सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार को बचाने का, जबकि हुती सऊदी हस्तक्षेप और यमन की नाकेबंदी के खिलाफ लड़ने का दावा करता रहा। आखिरकार 2022 में दोनों संघर्ष विराम पर सहमत हो गए। खबरों के मुताबिक सऊदी ने हुती समूह के खिलाफ कथित कार्रवाई के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी जानकारी दी और समर्थन मांगा। आरोप है कि यमन में हुती, लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक और सीरिया में कुछ सशस्त्र गुटों का ईरान समर्थन करता है। अगर युद्ध का ये मोर्चा फिर से खुल जाता है तो ये सिर्फ 2 पक्षों की लड़ाई नहीं रहेगी। इसमें ईरान और अमेरिका अप्रत्यक्ष रूप से आमने सामने आ सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी हमारे साथ बने हुए हैं, विदेशी और सामरिक मामलों के जानकार हैं। संजय जी, जिस तरह से हॉर्मुज को लेकर के इस वक्त काफ़ी तनाव है, अब हुती का कहना है कि वो लाल सागर में जो बाब अल मंदेब वहाँ पर एक स्ट्रेट है उसको भी बंद कर देगा अगर तनाव वहाँ पर ज़्यादा बढ़ा। तो ये जो ये नया तनाव पैदा हो रहा है, ये कितनी चिंता का विषय है दुनिया के लिए? बहुत ज्यादा चंद्रशेखर जी, क्योंकि यमन जो है आज की तारीख में तकरीबन 3 गुट हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं। एक तो हुदी जिसका सपोर्ट ईरान के द्वारा है, एक प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल जिसको सपोर्ट सऊदी अरेबिया देता है और एक सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल जिसको सपोर्ट यूएई देता है। ऐसे हालात में आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सऊदी अरेबिया को जरूर लगा
कि हुदियों के लिए कुछ आ रहा है और साना एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया, लेकिन चलो वो हवाई जहाज दूसरे एयरस्ट्रिप के ऊपर उतरा, लेकिन ये साफ दर्शाता है जो वहां पे एक तरीके से जो कंट्रोल कौन करेगा उसको लेकर के जो लड़ाई चल रही है। सऊदी अरेबिया ने जिस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने के कारण के बावजूद भी ईस्ट वेस्ट जो पाइपलाइन है, जो 1200 किलोमीटर पाइपलाइन चल रही है, उसके द्वारा तकरीबन 7 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल पर डे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उसमें और इजाफा करते हैं तो कुवैत का कटार का भी वो तेल ले जाने की बात कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं ईरान को लगा कि सऊदी अरेबिया जो है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को वो जो वेपनाइज कर रहे हैं उसके बावजूद भी अपना जो व्यापार है वो लगातार कर रहे हैं। और उसको लेकर के रेड सी के ऊपर जो बाब मंदेब की जिसकी आप बात कर रहे हैं, यानूब जहां पे वो पाइपलाइन है जहां पे मिलता है, अगर उसको वो रोक देते हैं तो फिर इसमें कोई शक नहीं कि खाड़ी के देशों को भी जबरदस्त परेशानी होगी। एक तो रेड सी बंद, उधर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद, यानी कि दोनों तरफ से रास्ते बंद, जिसमें और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तो ऑफकोर्स जिस प्रकार से IRGC है और बाब अल मंदेब में हूदीज का कंट्रोल है। हूदीज यानी कि वो भी ईरान के ही समर्थक है और ईरान के द्वारा ही फाइनेंस और उनको हथियार और ट्रेनिंग दी गई है कर्ज के द्वारा। तो ऐसे हालात में मुझे लगता है विश्व भर में जबरदस्त, और तेल की कीमतें जो है जिस प्रकार से बात की जा रही है वो तो $200 प्रति बैरल की बात कर रहे हैं। तो अगर इस प्रकार से हो गया और तेल वहां से जिस प्रकार से विश्व का 20% तेल वहां से गुजरता है, यानी कि 20 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे अगर वहां से गुजरेगा नहीं तो बहुत आफत आएगी। कतर का वहां से गैस वो ही नहीं आ रहा है, बाकी तेल नहीं आएगा, तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और रेड सी, बाब अल मंदेब, अगर इन सबको हूदीज या ईरान के इन समर्थकों के द्वारा या इन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंट्रोल में आ जाते हैं तो बहुत विश्व में परेशानी होगी, तेल की हाहाकार मचेगी। और जिस प्रकार से जो गुटों के बीच में है, अभी आप देखते हैं कि UAE भी यमन में एक सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को सपोर्ट उनका भी है, और सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल, ये सऊदी अरेबिया के, ये दोनों मिल करके हूदी के साथ लड़ रहे थे। पर अब आप देख रहे हैं कि STC जो कि UAE का समर्थक है, उसको उन्होंने बाहर निकाल दिया है, ये कहकर कि ये गद्दार है। तो आप देख रहे हैं कि यमन के बीच में भी अब लीडरशिप को लेकर के अनबन प्लस बाब अल मंदेब को लेकर के जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, उधर सोमालीलैंड को लेकर के जिस प्रकार से बातचीत होती है, जिस प्रकार से जिबूती में जबरदस्त, हाँ सोमालीलैंड हुआ, अपना ये सुदान हुआ, तो ये सब जितनी भी कार्रवाई है मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा जबरदस्त एक वहां पर परेशानी होगी। विश्व भर में हाहाकार मचने में देर नहीं लगेगी अगर हूदी, हमास, हिजबुल्लाह को जिस प्रकार से, और अब आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से IRGC को ही एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जाए करके यूके ने प्रस्ताव रखा है। तो यूके के प्रस्ताव को लेकर के भी इस तरीके से हलचल चल रही है। तो विश्व में हाहाकार, तेल की कीमतें बढ़ने का मुझे लगता है जरूर, इसमें कोई शक नहीं। अगर अगले 10-15 दिन में ये पूरा इलाका जो है अगर लड़ाई से संभलेगा नहीं तो विश्व भर में परेशानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।